अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ क्लियर है। यस सर, आपकी बात। मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस सर। ठीक है। तो होपफुली आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो रिमेनिंग हमारे पास कुछ टेक्स्ट कंप्लीशन की डिफ़िकल्ट और ट्रिकी प्रॉब्लम्स में लेकर आया हूँ, जिनको हम साथ डिस्कस करेंगे और फर्दर जो हम स्ट्रेटजीज अगर कुछ डेवलप कर सकें उनको डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास मेरे आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉब्लम आ रही होगी। इसको अगर आप अपने एंड पे गो थ्रू करें फिर हम इसको मिलकर डिस्कस करते हैं। 1 मिनट ले लें सारे और इसको अंडरस्टैंड कर लें। और अपने एंड पे आपने वर्ड के अंदर इस ब्लैंक के अंदर आपने कोई वर्ड सजेस्ट करना है कि आपके ख्याल में इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए। क्योंकि टीसी के अंदर जब तक आप ब्लैंक के अंदर अपना वर्ड नहीं देंगे तो आप कंफ्यूज कर देंगे आपको आंसर चॉइसेस, और ईटीएस बड़े अच्छे तरीके से इनको ट्रैप करता है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन मैं यूज़ करूँगा इन सेशंस के अंदर वो सारे ईटीएस के ओरिजिनल हैं, जो किसी ना किसी जीआरई के ऊपर अपेयर हुए हुए हैं। तो ये काफ़ी अहम सवाल हैं, इनको अगर आप करेंगे तो आपकी काफ़ी डेफिनेटली हेल्प होगी वर्बल सेक्शन में ईटीएस के ऊपर ओरिजिनल टेस्ट में। तो 1 मिनट ले लें और इसको आप अपने एंड पे गो थ्रू करें, फिर हम इसको साथ डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप पढ़ लें तो फिर मुझे बता दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोई इसको गो थ्रू करना चाहेगा, अपना कोई एनालिसिस देना चाहे कि उसके मुताबिक ये सेंटेंस क्या कह रहा है, और उसने इसको कैसे पार्स किया, उसकी लॉजिक क्या थी। और उसने यहाँ पर ब्लैंक के अंदर बेशक एग्जैक्टली ग्रामेटिकली भी बेशक वर्ड करेक्ट ना हो, उसने यहाँ पर वर्ड क्या चूज़ किया था। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ईटीएस ने हमें ट्रैप करने के लिए इसके अंदर कैसे आंसर्स बनाए हुए थे। कोई अपना माइक अनम्यूट करके या चैट में शेयर करना चाहेगा? हाँ जी सर, आप माइक अनम्यूट कर लें। देखिए। जो जी आ, जी। अगर इसको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर तो ये यहाँ पर वर्ब आएगा। ठीक है। जी तो जी। यू कैन पुट एनी वर्ब हेयर, जो भी आपके माइंड में सेंस आता है। जैसे मैं यहाँ पर मुझे इसका आंसर पता है वैसे बाय द वे, लेकिन मैं वो अभी द रीजन इज पार्टिसिपेशन का पर्पज है। जी जी। तो अभी अगर पहली अटेम्प्ट देखो तो मेरे माइंड में आंसर आ रहा है कि मिटिगेट, collective attempt to mitigate experience by reducing it into discrete parts है। दो दिस इज नॉट द आंसर जो मेंशन है, बट ये हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो मेरे जी माइंड में जी। अभी ठीक, तो ग्रामर के लिहाज से मुझे लगता है आंसर करेक्ट है, लेकिन वो जो सेंस है उसके लिहाज से ठीक मेरे ख्याल में नहीं है। जी जी। तो बेसिकली हमने हमारे पास होता है कि हमारे पास डिफरेंट फ्रेजेस होती हैं, डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं जो इंटरलिंक होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। हमने आइडियाज़ की इंटरलिंकिंग असल में फाइंड आउट करनी होती है अपने। पूरा जो टीसी का मकसद होता है वो यही होता है कि आपके आइडियाज़ एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका जो इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव है या एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर हम मैथमेटिक्स की सेंस में बात करें, या एक दूसरे को वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो बेसिक हमारा जो टीसी के अंदर मकसद होता है, हमें वो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी ब्लैंक बात किसके बारे में कर रही है। फिर हमने देखना होता है कि उस ब्लैंक को सपोर्ट कौन कौन से क्लू कर रहे हैं। जैसे अगर हम इस केस के अंदर इसको गो थ्रू करें तो हमारी जो ब्लैंक है वो बात करिए एक्सपीरियंसेस के बारे में, कि एक्सपीरियंस के साथ कुछ हुआ है। अब क्या हुआ है पता नहीं, वो हमें इसके अंदर जो
पूरे सेंटेंस के अंदर क्लूज हैं वो आइडिया देंगे कि एक्सपीरियंस के साथ क्या हुआ है। और हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है। एक बात हो रही है लैंग्वेज की, एक बात हो रही है एक्सपीरियंस की। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास दो डिफरेंट काम हो रहे हैं। हमारे पास लैंग्वेजेस जो हैं वो कुछ कर रही हैं एक्सपीरियंस को। अब हमारे पास हमें नहीं पता कि हो सकता है लैंग्वेज जो है वो एक्सपीरियंस को एम्पलीफाई कर रही हो, एक्सपीरियंस के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है लैंग्वेज जो है वो एक्सपीरियंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, वो एक्सपीरियंस को कम करती हो। फिजिकल एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस हो सकता है, लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है कि अगर बंदा खुद सीखे तो वो ज़्यादा अच्छा सीखेगा। हर इसके बरक्स अगर वो किताब पढ़ता है तो वो तो सिर्फ किताब ही पढ़ रहा है, उसके उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। तो उसका कुछ भी मतलब हो सकता है, हम इसको कोई एज्यूम नहीं कर सकते कि इसका यही मतलब होगा। इसका हमारे पास, हमें कैसे पता लगेगा कि इस ब्लैंक के अंदर क्या आना चाहिए? वो हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर क्लूज अवेलेबल होंगे। अगर हम क्लूज की बात करें तो हम जब इस सेंटेंस को पार्स करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर वर्ड है कंस्पिरेसी का, कंस्पिरेसी अगेंस्ट एक्सपीरियंस। इसका मतलब है लैंग्वेज और एक्सपीरियंस जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही होंगी, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही होंगी। जो उनका रिलेशन बन रहा होगा आइडियाज़ का, वो एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहा होगा। तो बेसिकली जब हम देखेंगे, हम सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी ब्लैंक बात किस चीज़ के बारे में कर रही है। हमने कहा कि हमारी जो ब्लैंक के अंदर वो चीज़ आनी चाहिए, हमारा जो टारगेट है वो एक्सपीरियंस है, हमारी जो ब्लैंक है वो एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही है। फिर हमने कहा कि हमारे पास क्लूज़ कौन कौन से हैं। हमारे पास जो इनिशियल क्लूज़ है जिससे हमें ये पता लगा कि हमारे पास इन दोनों चीज़ों के दरमियान रिलेशन किस किस्म का है, वो कंस्पिरेसी से पता लगा है। अगर जब आप किसी चीज़ के अगेंस्ट कंस्पायर करते हैं तो बेसिकली आप उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं। जैसे कहते हैं ना, इसने नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कंस्पिरेसी की है, ये मुल्क के मफाद के खिलाफ चला गया है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक्सपीरियंस के अगेंस्ट जा रही है। फिर अगर हम फर्दर क्लूज को देखें तो यहाँ पर आकर हमारे पास एक फाइनल क्लू मिलता है जो इस ब्लैंक को डेफिनेट बनाता है, जो हमें बताता है कि इस ब्लैंक के अंदर इस वर्ड के अलावा और कोई नहीं आ सकता गिवन द चॉइसेस। वो ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज ब्लैंक्स एक्सपीरियंस बाय रिड्यूसिंग इट इनटू डिस्क्रीट पार्सल्स। अब यहाँ पर डिस्क्रीट पार्सल्स अगर आप अंडरस्टैंड कर लेना तो आपके पास ये ब्लैंक आसान हो जाएगी सॉल्व करना। डिस्क्रीट पार्सल्स का मतलब होता है, पार्सल्स को आप ऐसा समझ लें, डिस्क्रीट का मतलब होता है इन डिस्टिंक्टिव, जैसे होता है ना यूनिक, जैसे हमारे पास डिस्टिंक्टिव, अगर हम कहें कि नंबर्स कौन से हैं, या अगर मैं कहूँ आपके पास इसके अंदर डिस्टिंक्टिव नंबर कौन से, आप कहेंगे सिर्फ 2 और 3 है, क्योंकि 3 2 दफ़ा आ रहा है, 3 2 दफ़ा आ रहा है, मैं उनमें से एक को काउंट करूंगा क्योंकि डिस्टिंक्ट, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझसे मुझे इस नंबर में से डिस्टिंक्शन मिले तो हम सिर्फ यूनिकली फाइंड आउट करेंगे। वो कह रहे हैं कि डिस्क्रीट पार्सल्स के अंदर वो एक्सपीरियंस को कन्वर्ट कर रहे हैं। और डिस्क्रीट पार्सल का मतलब है बेसिकली वो उनको इंडिविजुअल वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करे। हमारे पास एक एक्सपीरियंस था जो एक होलिस्टिक एक्टिविटी थी, वो उसको कन्वर्ट कर देता है कुछ अल्फाजों के अंदर। इसका कहने का मतलब ये है। तो पर जैसे सर जुल्फ़कार ने कहा कि वो कहते हैं कि कलेक्टिव अटेम्प्ट टू मिटिगेट एक्सपीरियंस, जो कि बिल्कुल सही बात है। हम कहते हैं कि मिटिगेट की सेंस बन रही होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है अब हमारे पास कि ये चीज़ आंसर चॉइसेस के अंदर एग्जिस्ट करती हो। अब हम आंसर चॉइसेस को जब देखेंगे तो हमें उसके अंदर बेस्ट पॉसिबल आंसर चॉइस चूज़ करना होगा जो हमारी इस पूरी सेंस को बनाता हो कि हमारे पास एक जगह लैंग्वेज है और हमारे पास एक्सपीरियंस है। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही हैं। ये जो एक्सपीरियंस है, जो लैंग्वेज है, वो एक्सपीरियंस को, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी अगर हमारे पास सेंटेंस पूरा ना होता। हम कहते लैंग्वेज एक्सपीरियंस को, किसी भी चीज़ के एक्सपीरियंस को बढ़ा सकती है या किसी भी चीज़ के एक्सपीरियंस को घटा सकती है। लेकिन इस चीज़ के अंदर जब उसने मुझे एक क्लू दे दी है कि बाय रिड्यूसिंग इट इनटू अ पार्सल, उसने मुझे बता दिया है, और यहाँ पर कंस्पिरेसी ने, कि एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही हैं। और हमने जो यहाँ पर वर्ड गेस किया था सर जुल्फ़कार का, वो मिटिगेट था। अब जब हम अपनी आंसर चॉइसेस देखेंगे। हम्म, अब आंसर चॉइसेस की तरह से इसकी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या बनती है? एनीवन? चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अ, आपकी आवाज़ नहीं आई थी।
हेलो। मैम सहर, आपने माइक अनम्यूट किया है, आप बताना चाहेंगी? चलें, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम ऑप्शन बाय ऑप्शन जाते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी पॉसिबल ऑप्शंस क्या हो सकती है। एक सबसे पहले तो ये है कि जब भी मेरे आप ख्याल में इसको। जो मेरा व्यू है ये ट्रांसक्राइब होगा, क्योंकि ट्रांस का मतलब होता है कि शिफ्ट करना फ्रॉम वन वन फेज टू अनदर फेज। जी। जैसे हम फर्स्ट ट्रांसक्राइब के मतलब के अंदर मैं ये बताता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि ऑडियो वीडियो ट्रांसक्राइब, जैसे ऑडियो को ट्रांसक्राइब करना है टेक्स्ट के अंदर। आप इसी की बात कर रहे हैं? जी सर, ट्रांसक्राइब का मतलब यही है। जी ट्रांसक्राइब जी ट्रांसक्रिप्शन है ना, जैसे ट्रांसक्रिप्शन होती है। जी 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 बिल्कुल। अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शंस। एक्सट्रैपोलेट क्या होता है? एक्सट्रैपोलेट होता है हमारे पास कि हमारे पास कुछ लिमिटेड डेटा था, उसके अंदर से हमने फर्दर अपनी इन्फ्रेंसेस की बेस के ऊपर फर्दर कोई चीज़ लर्न की है, तो उसको एक्सट्रैपोलेट करते हैं। लेकिन इस केस के अंदर हम लोग अगर इस पूरे सेंटेंस को आसान करके लिखें तो वो ये बनता है कि लैंग्वेज गोज अगेंस्ट एक्सपीरियंस। इस पूरे जो सेंटेंस है उसके लबे लुबाब यही है, लैंग्वेज एक्सपीरियंस को घटा रही है या उसको कम कर रही है। यहाँ पे जब हम एक्सट्रैपोलेट को करेंगे तो एक्सट्रैपोलेट की सेंस नहीं बनती, हम इसको काट देंगे। और मोस्टली जब आप टीसी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो अपने पास इसको सेंटेंस इन ऑप्शंस को लिख लिया करें ताकि आपके पास प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करना आसान हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि हम जितनी मर्जी वोकेबलरी पढ़ लें, क्योंकि 2 महीने या महीने के अंदर इतनी वोकेबलरी लर्न नहीं कर सकते कि हमारे पास जीआरई के अंदर जो भी वर्ड आएगा वो हमें पता हो। तो हमारे पास प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बहुत अहम हो जाती है जीआरई के अंदर। ट्रांसक्राइब को भी हम छोड़ते हैं, हम इसके ऊपर बाद में बात आएंगे। हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेट को। सबसे पहले आपने आसान आसान चॉइसेस निकालनी है जो आपको समझ आ रही हैं कि ये तो हो ही नहीं सकती, फिर मुश्किल की तरफ आना है। अब फिर हम बात करते हैं सी के ऊपर, कॉम्प्लिकेट क्यों नहीं हो सकता। ये सेंटेंस का अगर हम इसका सब्जेक्ट और वर्ब देखें ना, तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है हमारे पास लैंग्वेज, इसका वर्ब है इज। लैंग्वेज इज ब्लैंक समथिंग, लैंग्वेज इज ब्लैंक, लैंग्वेज इज रिड्यूसिंग, लैंग्वेज इज इम्प्रूविंग एक्सपीरियंस, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लिकेट वर्ड के अंदर सेंटेंस के अंदर सेंस नहीं बनाता कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो कंस्पिरेसी कर रही है एक्सपीरियंस के अगेंस्ट, और वो उसको कॉम्प्लिकेट कर रही है। तो हम कहेंगे कि यार इसकी कोई सेंस नहीं बनती लॉजिकली, हमारे पास जो वर्ड की लॉजिक की सेंस बननी चाहिए, तो सी गलत होगी। इसी तरह हम कहेंगे एम्पलीफाई। अगर एम्पलीफाई होता तो हमारे पास एम्पलीफाई उस वक्त होता जब हमारे पास लैंग्वेज और एक्सपीरियंस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता कि यार लैंग्वेज एक्सपीरियंस को बढ़ा रही है। लैंग्वेज और एक्सपीरियंस के अंदर अगर हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता तो हम कहते कि यहाँ पर एम्पलीफाई आएगा। लेकिन हमारे पास हमें अपने सेंटेंस से पता लगा है कि कंस्पिरेसी आ रहा है, वर्ड्स रिड्यूसिंग आ रहा है, इसका मतलब लैंग्वेज एक्सपीरियंस के अगेंस्ट जा रही है, तो एम्पलीफाई तो नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन रह गई बी और ई। अब बी और ई के दरमियान में मुझे चूज करना है कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो आप कोई बताना चाहेगा कि उसके उसके मुताबिक यहाँ पर क्या आ सकता है और उसकी रीज़न क्या है? सर जुल्फ़िकार, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, या कोई भी माइक अनम्यूट करके। अच्छा देखें, एक दो वर्ड्स का तो मैं बताता हूँ। देखें, एक्स्ट्रापोलेट जो होता है ना, वो चीजों को एक्सटेंड करता है, ठीक है, आगे की तरफ ले जाता है। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और आप उससे आगे की इन्फॉर्मेशन की तरफ जाना चाहते हैं, नॉर्मली हम फाइंड करना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रापोलेट है। तो इसमें हम एक्सटेंड नहीं कर रहे चीजों का ना, ठीक है, कोई ऐसा जी सेंस जी नहीं बन रहा। ठीक और है बिल्कुल। एक और वर्ड क्या है, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब है कि हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो भी सेंस नहीं है। आई थिंक दो वर्ड्स का मीनिंग सेम है, आप इंक्रीज कर रहे हैं। जी अच्छा, जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मुझे ये लगा, ये जो मैनेज है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये क्यों नहीं बनता है, तो इसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, मुझे इसने काफी इंटरेस्ट क्रिएट किया। अच्छा, मैनेज कौन करता है? मैनेज नॉर्मली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो चीजें मैनेज करती हैं। लैंग्वेज तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसलिए लैंग जो मैनेज का वर्ड है वो बाय वो यहाँ फिट ही नहीं बैठता। द रीजन इज दैट कि लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज लिविंग चीज है, दैट इज नॉट अ लिविंग थिंग।
which so that's why language cannot manage anything. So manage का word इसलिए misfit हो गया, तो पीछे फिर वो आ, ट्रांस जी जी, इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई, ट्रांसक्राइब गलत है। ये ईटीएस का ट्रैप है। जैसे एग्जैक्टली मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी कि ईटीएस आपको ऐसा ऐसी ऑप्शंस देगा, आपको लग ही नहीं रहा होगा कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, अनलेस कि आप लॉजिक के थ्रू जा रहे हो। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ सर कि ट्रांसक्राइब का कहाँ पर एविडेंस है, क्योंकि हमारे पास जो, जब हम टीसी का क्वेश्चन कर रहे होंगे, हमारा कर्ता धर्ता सिर्फ ये सेंटेंस है। हमने सेंटेंस से बाहर नहीं जाना, हम ये अपना। ना देखिए, पहली बात अभी यहाँ ये जो अच्छी डिस्कशन हो रही है, जी जी, और हम इस डिस्कशन को, मेरे ख्याल में इस सेंटेंस को जब तक कंक्लूड डिस्कशन नहीं होती, सेंटेंस को हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। अगर ये समझ में आएगा, असल में चीज अंडरस्टैंडिंग है, तो दैट्स वाई। जी जी, देखें, मैंने आपको कहा कि मैनेज या मैनेज फिट ही नहीं होता, और आपने कहा कि नहीं यही वर्ड है, जी ठीक है। जी, अब हमें इसको जस्टिफाई करना है ना, आप जस्टिफाई करने। भाई क्यों, ये क्यों, जबकि हमारे पास इसका आंसर है कि मैनेज, लैंग्वेज मैनेज नहीं करती है, वो तो ह्यूमंस करते हैं, तो फिर कैसे फिट हो। अच्छा, ट्रांसक्राइब का सेंस क्या है? ट्रांसक्राइब का मतलब है कि एक चीज से दूसरी चीज में चले जाना, तो जी, वो सेंस, देखें, चूंकि हमारा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है ना वर्ड्स की एग्जैक्ट मीनिंग एग्जैक्ट। का, तो इसलिए हम एक जो नॉर्मल बंदा होगा वो ट्रांसक्राइब को पिक करेगा, क्योंकि ट्रांसक्राइब का सेंस बन रहा है ना कि वो शिफ्टिंग कर रहा है। तो ट्रांसक्राइब जो है ना वो नेचुरल, मेरे ख्याल में जो आंसर है वो ट्रांसक्राइब है, एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर मैनेज इसका आंसर है तो हमें इसको जस्टिफाई करना होगा। इसको एग्जैक्टली, अब इसी जस्टिफिकेशन के लिए मैंने एक काउंटर क्वेश्चन किया था कि हमारे पास ना, हमने जब भी एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है ना, कोई भी आंसर चॉइस होगी, हमें उसको वो करना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा। हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे पास जो सेंटेंस है उसके अंदर उसका एविडेंस मौजूद है। हमारे पास पूरे सेंटेंस के अंदर ट्रांसक्राइब का कहीं पर एविडेंस मौजूद नहीं है। आपने जो बात की है ना कि लैंग्वेज से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपीरियंस के अंदर, तो वो ट्रांसक्राइब है। लेकिन मैं ये भी चीज़ कर सकता हूँ कि मैनेज का मतलब भी यही होता है कि आप किसी चीज़ को लिमिट करते हैं। जैसे मैनेजर, या अगर कोई भी चीज़ लें, जैसे ही यूजुअली मैनेजेस एक्सपेक्टेशन, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यही बनता है ना कि वो एक्सपेक्टेशंस जो अगले उससे उम्मीद लगाते हैं उनको पूरा करता है वो। कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाने देता लोगों से, वो मैनेज करता है चीज़ों को, वो चीज़ों को एक लिमिट के अंदर ही रहने देता है। और इस सेंटेंस का मतलब भी यही बनता है कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस एक होलिस्टिक एक्टिविटी है, जिसको एक बड़ी मशहूर बात आपने सुनी होगी कि अ पिक्चर इज वर्थ थाउजेंड वर्ड्स, कि हमारे पास अगर एक तस्वीर देख के हम काफ़ी चीज़ समझ सकते हैं, उससे बेहतर है अगर एक जगह हमारे पास हज़ार अल्फाज लिखे हुए हैं और दूसरी जगह एक तस्वीर दी गई है उन्हीं हज़ार अल्फाज की, तो वो जो तस्वीर है वो ज़्यादा होलिस्टिक पिक्चर प्रोड्यूस करेगी उन टेक्स्ट से। इसकी वजह यह है, जब हम किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे होते हैं दूसरी फॉर्म के अंदर, तो हमारे पास डिटेल्स रह गई होती हैं। वो इस सेंटेंस के अंदर यही कह रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक्सपीरियंस के अगेंस्ट मूव कर रही है। नहीं, और जब वो, चलिए, मैं थोड़ा सा, जी मुझे जी, अगर आप, मैं थोड़ा सा बोलूँ उसमें। जी जी बिल्कुल। अच्छा देखें, अगर आप ये थोड़ा सा, ये आपने जो इनको हाइड किया, इनको हटा देना ये वर्ड्स को। अच्छा, आप देखते हैं सर, जी, जरा इस सेंटेंस को ना, जरा हम इस सेंटेंस को हम करते हैं, शॉर्ट करते हैं। हाँ जी, आप देखें, मैं इसे शॉर्ट करता हूँ। एनी लैंग्वेज इज जी ए, जी, मैं देखिए, जरा मेरा, आपने मेरा सेंटेंस सुनना है, मैं पूरा पूरा सेंटेंस नहीं बोलूंगा। एनी लैंग्वेज इज ए, आगे इज ए collective attempt, is a collective attempt dash experience by reducing it into discrete parcel। आप देखिए, ये वर्ड रिड्यूसिंग आ गया, ठीक है। तो रिड्यूसिंग का मतलब है कि ये चीज को शॉर्ट करेगी, ठीक हो गया। हाँ अब जी, इसमें, अगर आप इसमें देखें, जो वर्ड एम्पलीफाई है वो तो पक्का इसका उल्टा है, आउट हो जाएगा, ठीक है। आउट हो गया। आउट हो, जब चीजों को आप रिड्यूस करते हैं तो वो कॉम्प्लिकेट नहीं होती हैं, सिंप्लीफाई हो जाती हैं मैथमेटिकली। आउट हो गया। एक्स्ट्रापोलेट चीजों को बढ़ाता है, तो वो भी एम्पलीफाई के सेंस में। तो पीछे लगे दो वर्ड, अब इन दोनों में हम टाइप, इन दोनों पे हमें बहस करनी। तो वो कह रहा है कि आप दोबारा देखें, कलेक्टिव अटेम्प्ट बाय रिड्यूस,
इट इनटू डिस्क्रीट फॉर्म, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ट्रांसक्राइब का जो मतलब होता है ना, वो एक शेप से दूसरी शेप में चेंज करना होता है, ठीक हो क्या। शेप शेप चेंज हो रही होती है, ठीक है। अगर अगर आप इसका मीनिंग चेक करें तो मुझे मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। जो मेरे पास अभी इसका सेंस है कि ट्रांसक्राइब एक शेप से दूसरी शेप में चेंज करता है, शेप में या उसको चेंज। तो ये इस लिहाज से ना ट्रांसक्राइब फिट नहीं बैठता, ये मैंने ठीक है। ट्रांसक्राइब का गूगल मीनिंग की है। यहाँ पर देखें, ट्रांसक्राइब का मतलब है पुट इनटू अ रिटन और प्रिंटेड फॉर्म। या ठीक है, ओके, अरेंज ठीक हो करना इन अ डिफरेंट और गया। इंस्ट्रूमेंटल वॉइस। लेकिन इसका मतलब कहीं पर ओके, ये नहीं है कि हम किसी एक्सपीरियंस को कन्वर्ट करें किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। मैनेज का मतलब होता है मैनेज का मतलब होता है कि हम चीज़ों को लिमिट कर रहे हैं, एक लिमिट, एक चीज़ के अंदर, हदूद के अंदर। काम नहीं कर रहा है, एक नहीं, मिनट। मैनेज का मतलब ही होता है ना कि वो आप इसको अरेंजमेंट के सेंस में आता है ना, नहीं मैनेज कर नहीं, रहे हैं आप, अरेंज कर रहे हैं इसको, मैनेज सेटिंग कर मैनेज रहे हैं। के मैनेज बट के मल्टीपल हमें मैनेज के जी जी, आप कंटिन्यू करें। ट्रांसक्राइब का जो देखिए, हमने जो ट्रांसक्राइब का पिक किया था, वो हमारा जो पिक करने का जो उसका जो मीनिंग था, वो हमने मीनिंग गलत निकाला, ठीक है ना। हमने हमने ट्रांसक्राइब का जो मीनिंग लिया वो गलत था। जिसका मतलब है हमारा ट्रांसक्राइब के बारे में उसकी उसकी हमें उसका मीनिंग क्लियर ही नहीं था। तो इसका मतलब है जी, कि ट्रांसक्राइब का जो असल मीनिंग था, उसको आपने रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करना। हाँ ओके। जी, हमने इसको हमने हमने बोला कि नहीं, इसकी एक शेप से दूसरी शेप में, जबकि वो ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसक्राइब नहीं होता। जी जी। हमारे पास किसी भी वर्ड के ना मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे अब मैं मैनेज लिखा है, यहाँ पर मैं मैनेज का मीनिंग लिख लेकर आया हूँ गूगल डिक्शनरी से। तो हमारे पास मैनेज के मल्टीपल मीनिंग्स हैं। अब ईटीएस ज़रूरी नहीं है जो आपको मीनिंग आता है वही चूज़ करेगी। ईटीएस बड़ी इन चीज़ों में ना तेज़ है। वो एक वर्ड का ऐसा मीनिंग ऑप्शन के अंदर रखेगी जिसका हमें वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और हम जैसे हमने चूज़ किया, मैंने भी वैसे ट्रांसक्राइब चूज़ किया था जब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। जब मैंने बाद में इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता लगा इसका मैनेज करेक्ट आंसर है, क्योंकि मुझे भी ट्रांसक्राइब ट्रांसक्राइब बड़ा सही ऑप्शन लग रही थी। लेकिन ये बड़ी एक ट्रिकी प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगा कि डिस्कस करना काफ़ी अहम बात है इसको। आई तो थिंक आई जब थिंक मेरा ख्याल है कि ये दिस प्रॉब्लम इज नॉट ट्रिकी। द थिंग इज दैट हमारी वोकेबलरी ही ठीक नहीं है। एग्जैक्टली ईटीएस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपकी सेंटेंस, या आपके सेंटेंस ट्रिकी होते हैं, या आपकी आंसर चॉइसेस डिफिकल्ट होती हैं। और डिफिकल्ट उसके लिए होती हैं जिसको आइडिया नहीं होता। और यहाँ पर ट्रांसक्राइब और मैनेज के दरमियान जब आप सेंटेंस के अंदर एक चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, जब आप इसको रीड बाय योर ईयर करेंगे, आप अपने दिमाग से नहीं, आप अपने कान से सोच रहे होंगे कि कलेक्टिव अटेम्प्ट टू ट्रांसक्राइब, हाँ ट्रांसक्राइब सही लग रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट, नेक्स्ट पे चले जाएं, तो हम इसको फौरन गलत कर लेंगे। और ये बड़ा हिडन ट्रैप है। अक्सर लोग इसको, मतलब मेरा ख्याल है इसकी जो करेक्ट, जो जिन लोगों ने करेक्ट किया था, तो अराउंड 21% थे या 20% थे जिन्होंने इस ऑप्शन को करेक्ट किया था। इवन जो जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उनमें मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, क्योंकि ये ओल्ड जीआरई का क्वेश्चन है, 1970s या 80s में थी ये प्रॉब्लम। तो ये नहीं, इतनी पुरानी प्रॉब्लम है। जी जी। दोबारा बताएं आपने कि जिन्होंने ठीक करेक्ट किया था वो इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग पीपल थे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे करेक्शन का, जो इन जिन्होंने करेक्ट किया है वो अराउंड 20 to 21% लोग हैं। और उसके अंदर मेजोरिटी 1970s के अंदर हमारे पास कोई इंटरनेशनल इतनी कम्युनिटी नहीं थी जो हमारे पास आउटसाइडर्स बहुत ज़्यादा जीआरई अटेम्प्ट करते हो। उस वक्त जो मोस्टली लोग अटेम्प्ट करते थे वो विद इन यूएस की करते थे। तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि इवन इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग हैं उनमें से भी कम लोगों ने इसको करेक्ट किया है। तो ये एक जी ट्रिकी नहीं, प्रॉब्लम थी। जी जी। असल में थोड़ा सा ये मिसकंसेप्शन है सब लोगों में, उसमें भी शामिल था पहले इसमें। कि देखिए, आप उर्दू, हम उर्दू स्पीकिंग, वी आर द उर्दू स्पीकिंग पीपल, क्या हम उर्दू ठीक बोलते हैं? एग्जैक्टली exactly, यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं वो मैं आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था कि ये प्रॉब्लम, हमारे पास जो वर्ड्स है उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है जो वर्ड का मीनिंग हमें आ रहा है वही इसका असल मतलब है, और सेंटेंस के अंदर उसकी सेंस वही बन रही है। तो हमें मल्टीपल वर्ड्स के मीनिंग को साथ साथ याद रखना है। जो हम वोकेबलरी याद कर रहे हैं उसके अंदर हमने ये मेक श्योर करना है कि हमारे पास जो उसके सारे मीनिंग्स बन सकते हैं, जो सारी पॉसिबल फॉर्म्स होती हैं, उन सारों को याद रखें, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास ये हम गलत ना करें एक, जो हमारे पास जिस सेंटेंस की हमने लॉजिक डिसाइफर कर ली है, और वो हम कहीं से गलत ना कर लें ये वोकेबलरी की वजह से।
मैम, ये कंफर्म है, ये इसका आंसर मैनेज है, जो आप बात करी ना अलीशा, मैम अलीशा। अच्छा, इस तरह मेरे पास कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको भी डिस्कस करता हूँ। जी जी। आपकी आवाज़ कट रही है। जी। मेरी प्रॉब्लम विजिबल है जो मैंने नई ऐड की है स्क्रीन के ऊपर? सर मेरा एक क्वेश्चन है जी जी। जीआर। जी सर जी। एक तो हम क्लास ले रहे हैं यहाँ पे जी। हमारी प्रैक्टिस हो। सर लास्ट वीक मैं जरा एब्सेंट थी, तो मैंने लेकिन रिकॉर्डिंग सारी वो कर ली है कंप्लीट। सर इसके अलावा मुझे ये पूछना है कि दिन में कितने आवर्स डेडिकेटेड हम करें, और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करें, और किस सीक्वेंस में करें, क्योंकि सर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, मुझे समझ आ रहा है। और सर अम, मैंने ना 2 से 3 दफा जीआरई की तैयारी करते अंदर ही उसको छोड़ दिया है मैंने। इवन वो पेड कोई कोर्सेज होते हैं, मैंने वो भी लिए स्कॉलर डीन के 3 माह के लिए लास्ट ईयर अगस्त में, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे फाइनल्स आ गए तब। तो सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, और दिन में कितने डेडिकेटेड आवर्स मैं लगाऊं ताकि मेरी तैयारी अच्छी हो जाए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं फरवरी तक कर लूँ जीआरई। मैडम, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं आखिरी 10-15 मिनट में से, इफ़ यू डोंट जी माइंड। जी सर। हाँ, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। एक प्रॉब्लम है स्क्रीन के ऊपर, इसको आप देखें और फिर मुझे एक्सप्लेन करें। सर जुल्फ़कार या कोई और पार्टिसिपेंट अगर बताना चाहें उनकी एनालिसिस इस प्रॉब्लम के ऊपर। कायद, सर जुल्फ़कार। जी मैं रीड कर लूँ इसको। जी जी, आप करें। मैं जब तक मीनवाइल में, मैडम अलीशा कह रही हैं कि वो कह रही हैं कि चैट जीपीटी ने इसका आंसर ट्रांसक्राइब बताया है, मैं आपको ऑफिशियल रिसोर्स से इसका आंसर भी कंफर्म कर देता हूँ कि इसका आंसर मैनेज ही है। सर मे बी यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आए जो फ्लेक्सिबिलिटी को या अडेप्टेबिलिटी को करे, क्योंकि यहाँ पे है कि जो चार्ज लगा था उनकी न्यू थ्योरी पे, जो सोशियोलॉजिस्ट थी, उन्होंने पॉइंटिंग आउट किया that it didn't in fact contradict accepting sociological principle, कि ये असल में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, न्यू जो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट करने में सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को। मे बी यहाँ पे ये है वर्ड। फिर सक्सेसफुल आ सकता है। ठीक है। अच्छा, जो मैंने पिछला क्वेश्चन में एक पहले कंप्लीट कर लूँ उसको, फिर उसके ऊपर बात आता हूँ। उसका मैंने दोबारा देखा है, मैं स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देता हूँ, और उसका 20% भी नहीं, 15% लोगों ने इसको करेक्ट किया हुआ है। और मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। वो प्रॉब्लम नंबर 7 है, जीआरई बुक की, टेस्ट नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 7। उसका करेक्ट आंसर है ई। और अगर चैट जीपीटी बता रहा है कि उसका आंसर बी है, तो वो चैट जीपीटी गलत है। ठीक है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सर कायद, आप कुछ बता रहे थे? सर मैं बता रहा था कि सक्सेसफुल लाइक इस तरह के वर्ड जिसमें हमारे पास सक्सेस की तरफ निशानी हो या सक्सेस को बयान कर रहा हो। अच्छा, मैं आपसे 2-3 काउंटर क्वेश्चन करूंगा। इसकी रीज़न ये नहीं है कि मैं आपको गलत कह रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी थिंकिंग मुझे थोड़ी एक्सप्लेन करें। ठीक है। सबसे पहला सवाल ये है कि हमारे पास आपने कौन कौन से क्लूज सेंटेंस से लिए हैं, सेंटेंस के अंदर आपने कौन कौन से क्लूज को देखा है जिसकी बेस के ऊपर आपने डिसाइड किया है कि ये सेंस बनती है। सर कि वो सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को कंट्रडिक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इससे जी। पहले उनका उनका यही इरादा था, इनफैक्ट कंट्राडिक्ट एक्सेप्टेड सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। उनका इनसे पहले उनका यही राय था कि ये सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं,
लेकिन इनफैक्ट वो नहीं कर रहा था। तो इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे सक्सेस लाइक टर्म्स आएंगे। अच्छा, जब हम जीआरई के अंदर टीसी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना, तो हमने अपने सेंटेंस से बाहर नहीं जाना। सेंटेंस के अंदर ही हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो हमने ऑप्शन अपनी तरफ से जो हमने वर्ड गेस किया है ना, उसकी सेंस बनती हो। हमारे पास पूरे सेंटेंस के अंदर कहीं पे उसने ये कहा है कि मेरी थ्योरी सक्सेसफुल है। सर, by pointing out that it did not in fact contradict, तो उसका अगर हम पॉजिटिव सेंस में ले लें तो इसका मतलब यही है कि ये गलत नहीं हो सकता। तो गलत का मतलब, अगर गलत एक चीज हम कहते हैं कि ये गलत नहीं है, तो ये जी इस जी। तरह भी हम कह सकते हैं ये सही है। तो ये सही है और ये गलत नहीं है, दोनों का सेंस एक ही है। आई थिंक अच्छा, सो। ठीक है। इसको हम फिर ऐसे देख लेते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं, फर्ज करें ये है एक लॉ। हम कहते हैं कि मैंने जो काम किया है वो इस लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो काम किया है वो अच्छा किया है? या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मैंने काम किया है वो बुरा किया है, लेकिन लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा? दोनों मतलब निकल सकते हैं ना? कि यस सर। तो हम नहीं बता सकते कि जो उसने थ्योरी दी थी वो अच्छी थी, बुरी थी, सक्सेसफुल थी, अनसक्सेसफुल थी, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस के अंदर कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि हमारे पास जो थ्योरी थी उसकी वो सही थी या गलत थी। कोई और बताना चाहेगा अपनी थिंकिंग? अच्छा, इसमें एक वर्ड अनयूजुअल भी आ सकता है। आर थ्योरी वाज अनयू अनयूजुअल। अच्छा, पहली बात है, ये ब्लैंक है क्या? थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर आप? नहीं, देखिए उस पे ना क्रिटिस सोशियोलॉजिस्ट है ना, उस पे क्रिटिसिज्म हुआ है ना। अब वो उसका उसका रिस्पॉन्स कर रहा है कि अच्छा, उसने की थ्योरी है इसके उसके ऊपर। इसके उनको अंदर सोशियोलॉजिस्ट का रिस्पॉन्स कहाँ पे है और उसके ऊपर चार्ज कहाँ पे है? देखिए, उस पे ना चार्ज पहले हुआ हुआ है, अब वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसका उसकी रीजनिंग दे रहा है, जस्टिफिकेशन कर रहा उसकी जस्टिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मैं काउंटर क्वेश्चन इसलिए सर कह रहा हूँ ताकि बाकियों की भी हेल्प आउट हो, इसको वो नहीं लीजिएगा। है। देखिए ना, इसका पहला सेंटेंस पढ़ें, द सोशियोलॉजिस्ट रिस्पॉन्डेड टू द चार्ज। उसके ऊपर कोई चार्ज लगा है, इल्जाम लगा है, जी जी। या जो भी। अब वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला तो जो मैं कुछ सेंटेंस आ, जो रिस्पॉन्ड जी जी। जी जी रिस्पॉन्ड करे, तो आप देखिए दैट हर न्यू थ्योरी वाज डैश। ठीक, तो आप किसको रिस्पॉन्ड करा कि उसकी जो नई न्यू थ्योरी है उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करा जो उस पर चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, तो अब उसका आगे जवाब दे रहा है बाय पॉइंटिंग आउट दैट इट डिड नॉट इन फैक्ट कंट्राडिक्ट एक्सेप्टेड सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ये रीजन है कि जो उसका उसमें मतलब उसकी ये वजह बता रहा है। मेरी जी बात को समझ जी। मेरे जी ख्याल में। जी। जी सर आई थिंक जो ब्लैंक है वहां पे जो चार्ज लगा है ना उसकी थ्योरी पे, वो आएगा। जैसे पहले मैंने कहा था ना कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल आएगा या एडजस्टेबल आएगा, लेकिन नहीं, वहां पे वो नहीं आएगा। यहाँ पे जो चार्ज था वो आएगा। मे बी यहाँ पे आएगा कि वो रिजिड थी थ्योरी, या कोई ऐसी चीज आएगी जो कि एक चार्ज किसी चीज पे जी। लगता है तो नेगेटिव मीनिंग में आती है, वो आएगी चीज। एग्जैक्टली exactly. जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था ना सर आपसे, वो ये था बेसिकली, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये चार्ज की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा है, और यहाँ पर वो अपनी जस्टिफिकेशन दे रही है। यहाँ से उसकी जस्टिफिकेशन नहीं स्टार्ट होती, वो अपनी जस्टिफिकेशन यहाँ पर करती है। सोशियोलॉजिस्ट रिस्पॉन्डेड, आप इस सेंटेंस को टोटली इग्नोर कर दें अभी। Sociologists responded by pointing out that it did not in fact contradict accepted social principles। ये सोशियोलॉजिस्ट का रिस्पॉन्स है। ये बाय से लेके प्रिंसिपल्स तक सोशियोलॉजिस्ट का रिस्पॉन्स है। लेकिन जो इसके दरमियान में चीज़ है, ये उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, ये इल्ज़ाम लगा हुआ है उसके ऊपर। द चार्ज दैट हर थ्योरी न्यू थ्योरी वाज समथिंग। अब अगर मैं इसको नीचे करके लिखूं, तो हमारे पास कुछ इस तरह बनता है। यहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट लिख लेते हैं हम,
सोशियोलॉजिस्ट क्या कह रही है, और यहाँ पर उसके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट कह रही है कि मेरी नई जो थ्योरी है, थ्योरी इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग सोशल प्रिंसिपल्स, थ्योरी इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग प्रिंसिपल्स। और यहाँ पर चार्ज क्या लगा हुआ है, चार्ज का हमें नहीं पता, चार्ज के अंदर ब्लैंक है। तो इसका क्या मतलब है, चार्ज क्या कह रहा होगा। हमारे पास सोशियोलॉजिस्ट और जो चार्ज है, जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके दरमियान एक रिवर्स काइंड ऑफ रिलेशन है। उसके ऊपर एक चार्ज लगा हुआ है और सोशियोलॉजिस्ट प्रूव कर रही है कि भाई मेरी नई थ्योरी ने इस साइंटिफिक जो जो हमारी एक सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं वो उसके अगेंस्ट नहीं जाए, वो उसकी लिमिट के अंदर ही है। तो उसके ऊपर चार्ज क्या लगा होगा कि तुम्हारी थ्योरी जो सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। उसके ऊपर चार्ज यही होगा ना जिसके ऊपर वो कह रही है कि मेरी थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही सोशल प्रिंसिपल्स को। Yes, अब sir. हम इसको गो थ्रू कर जी, अब हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। द सोशलिस्ट रिस्पॉन्डेड टू द चार्ज, अब यहाँ पर चार्ज एक्सप्लेन हो रहा है दैट हर न्यू थ्योरी वाज कॉन्ट्राडिक्टरी। यहाँ पर ये चार्ज है, ये चार्ज को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसकी जो अब नई थ्योरी है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब सोशियोलॉजिस्ट का आगे आर्गुमेंट है, सोशियोलॉजिस्ट रिस्पॉन्डेड बाय पॉइंटिंग आउट दैट इट डिड नॉट इन फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट एक्सेप्टेड सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। जी सर। इसमें देखिए ना, अब ये इसमें अनयूजुअल भी फिट हो सकता है, देखिए, क्योंकि वो उसकी थ्योरी आउट ऑफ वे है ना, डिफरेंट है, ठीक है, अनयूजुअल है वो, तो वो भी फिट कर अन अनयूजुअल आ सकता है, लेकिन आप, हाँ आप अनयूजुअल कर सकते हैं। अब हम जब आंसर चॉइसेस के ऊपर जाएंगे तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकती है। जी सर, आप गो थ्रू करना चाहेंगे, आपके ख्याल में कौन सी पॉसिबल ऑप्शन है। आई थिंक ये हेरेटिकल, मुझे डाउट इस पे। चलें हम गो थ्रू करते हैं कि कौन कौन को सबसे पहले निकालते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से, कि कौन कौन सी ऑप्शन हो ही नहीं सकती। बोरिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास बनाल का मतलब बोरिंग होता है, हमारे पास पूरे सेंटेंस के अंदर बोरिंग का कोई एविडेंस नहीं है, तो ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसको निकाल दिया। अनप्रूवन, अनप्रूवन हमारे पास सेंटेंस के अंदर कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि उसकी थ्योरी ये प्रूव नहीं हुई थी। साइन जो सोशियोलॉजिस्ट का रिस्पॉन्स है वो ये कह रही है कि उसने प्रिंसिपल्स को ब्रेक नहीं किया था, तो प्रूव अनप्रूव की तो बात ही नहीं हो रही, तो हम सी को भी निकाल लेते हैं। कॉम्प्लेक्स की कहीं पे बात हुई है, उसकी थ्योरी को कहीं पर डिस्कस ही नहीं किया गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता कहीं पर, क्योंकि पूरे सेंटेंस में उसकी थ्योरी डिस्कस नहीं की, उसकी थ्योरी के लबे लुबाब को डिस्कस किया कि वो सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अंदर आती है कि नहीं आती। सुपरफिशियल की भी बात नहीं हुई, तो हमारे पास प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से हेरेडिकली बचता है, जिसका मतलब होता है ब्रेकिंग एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स या गोइंग अगेंस्ट एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, तो इसका आंसर हेरेडिकल है। किसी का कोई क्वेश्चन है इनके ऊपर। ये बैनल का मीनिंग क्या आपने बताया? बिनाल का मतलब होता है बेसिकली बोरिंग, हमड्रम, प्रोजाइक, इसके सारे मतलब होते हैं। इसका असल जो आसान अल्फाज में याद रखने के लिए बोरिंग कह लें, हमड्रम कह लें, जिसके जिसके जिससे आपको कोई मोटिवेशन ना मिल रही हो, रूटीन का काम। और सर अच्छा मेरे सुपरफिशियल, पास एक दो और प्रॉब्लम्स हैं। जी जी। सुपरफिशियल का क्या मतलब है? जी का सुपरफिशियल का, सुपरफिशियल मतलब जी होता सर। है सरसरी सा, ऊपर ऊपर से, नियर द सरफेस। जैसे ये कहते नहीं है इस बंदे ने बड़ा सुपरफिशियल काम किया है, उसका मतलब ये होता है भाई इसने कोई ध्यान से काम नहीं किया, ऊपर ऊपर से सिर्फ जान छुड़ाई है। अच्छा मेरे पास एक आधी और प्रॉब्लम है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। और ये जो अब मैं प्रॉब्लम शो करूंगा ये करंट ईटीएस के मटेरियल से है जो हमारे पास इस वक्त इस्तेमाल होता है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको हम गो थ्रू कर लेंगे साथ साथ। जी आप लोग एक दो मिनट ले लें इसको गो थ्रू करते हुए, सेंटेंस को अच्छा, रीड आउट करते हुए। जी जी सर। इसका मतलब इसका क्या नाम क्या रखा है भाई, जीआरई में क्या नाम है ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं? टेक्स्ट कंप्लीशन।
अच्छा, ओके, थैंक यू। आ, अपने एंड पे 1 मिनट ले लें सारे और इसको गो थ्रू कर लें अपने एंड पे, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकती है, करेक्ट ऑप्शन। मैं आंसर चॉइसेस को तो हाइड कर देता हूँ, वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। सेंटेंस की लॉजिक के ऊपर फोकस करना है कि सेंटेंस की लॉजिक क्या कह रही है, हमारे पास कौन सी चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, हमारे पास आइडियाज़ क्या हैं, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी, अपने आपने इसको रीड आउट कर लिया, हम सेंटेंस स्टार्ट करें इसके ऊपर चैट में जी या? जी चलें। सो कायद आप ही या सर जुल्फ़कार या अगर कोई भी बताना चाहे उसका क्या ख्याल है इसके बारे में, कहाँ से उसने गो थ्रू किया, उसकी उसका क्या ख्याल है कि क्या क्या ऑप्शन आनी चाहिए। वैसे तुक्का लगाता हूँ, द सेटिंग। नहीं नहीं सर, तुक्का नहीं लगाना, आपने लॉजिक देनी है हमेशा, वरना नहीं फंस जाएंगे असल टेस्ट में। नहीं, तुक्का का मतलब कि लॉजिकल, उसमें जी लॉजिक जी, ही हो। फिर तो लॉजिक है ना। अच्छा, तो द सेटिंग इन विच द कंसर्ट टुक प्लेस। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट है। एलिगेंटली, ठीक है। चलें एलिगेंट कर लेते हैं। एलिगेंटली, एलिगेंटली, एलिगेंटली। अच्छा, एलिगेंटली। सेकंड। अच्छा, द ग्रुप्स परफॉर्मेंस वाज एलिगेंट। अच्छा, एलिगेंट एंड polished, but the sound which seeped across the cold, unresonant high school auditorium was oddly vibrant. वैसे वाइब्रेंट का मीनिंग मैं लिखने चले, मेरे माइंड में आ रहा है। आई थिंक सूट तो नहीं करता, बट ग्रामेटिकल फिट बैठ रहा है। ये मेरा। अब सर ये थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, मानता हूँ, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वाकई में इस प्रॉब्लम को करने के वाइब्रेंट, लिए वाइब्रेंट के साथ में एक और भी लिखते हैं, एनर्जेटिक भी लिखते हैं। क्योंकि एनर्जेटिक। वाइब्रेंट, एनर्जेटिक आ सकता है, वाइब्रेंट ठीक है, भी। सारे एग्री करते हैं इन चीज़ों से? अभी मैं एक्सप्लेन करूँ तो सारे एग्री करेंगे। चलें आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें, फिर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैंने क्यों ये वर्ड्स पिक किए। जी जी। अच्छा, अभी चूंकि स्पॉट पे मेरे माइंड, देखें लिखा हुआ है द सेटिंग इन विच द कंसर्ट टुक प्लेस। जो सेटिंग थी उसको मैंने कहा वो एलिगेंटली, वो टुक प्लेस एलिगेंटली, उसको एलिगेंटली तौर पे ना बनाया, वो मतलब कि वो वाकया हुई है। अच्छा, द ग्रुप परफॉर्मेंस वाज एलिगेंट, देखिए आगे एलिगेंट भी लिखा होगा, एंड जी जी। पॉलिश्ड, एंड एंड पॉलिश्ड, बट द साउंड, अब आगे कह रहे हैं लेकिन जो साउंड थी ना वो, जी जी। उसको अगर बाकी सेंटेंस निकाल दूं, वाज ऑडिली, वैसे यहाँ उल्टा आना चाहिए, वाइब्रेंट और एनर्जेटिक, गिवन द एनर्जी द प्लेयर सीम टू बी पुटिंग इनटू इट। तो मेरे ख्याल में एनर्जेटिक नहीं, या अन अन एनर्जेटिक लिख दें ज्यादा बेहतर, क्योंकि उसने उल्टा बोला चलें। ना, अन जी जी। एनर्जेटिक। ये मीनिंग आएगा। लेकिन जो वो वो ना अन एनर्जेटिक थी, गिवन द एनर्जी द प्लेयर सीम्स टू बी पुटिंग इनटू, कि जितनी एनर्जी वो डाल रहे थे चलें उस लेवल, ठीक नहीं थी। करेक्ट। अब आपने मुझे इसमें बताना है कि सेकंड ब्लैंक के लिए आपने इनमें से चूज करना है। सेकंड ब्लैंक के लिए यहाँ इनमें से तीन तीन अल्फाज में से कोई एक ऑप्शन होगी, और फर्स्ट ब्लैंक के अंदर इसके अंदर से कोई ऑप्शन होगी। अब आपके ख्याल में कौन सी करेक्ट है सर? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? Setting, सर ब्लैंक नंबर 2 में आई थिंक एफ नंबर आ सकता है, इनवाइटिंग। ठीक है, और ब्लैंक नंबर 1 में? इस सेंटेंस को पार्स करने से पहले ना, चलें इसको हम पार्स करना स्टार्ट करते हैं। इस सेंटेंस को पार्स करने से पहले आपको याद होगा मैंने कुछ एक लिस्ट शेयर की थी आपसे स्पॉट कॉन्ट्रास्ट की, किसी ने उसको गो थ्रू किया है?
चलें उसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। इस सेंटेंस को सबसे पहले पहली ब्लैंक को तो अभी आप भूल जाएं, सेकंड ब्लैंक के ऊपर आते हैं। यहां से यहां तक बात करते हैं। द साउंड विच सीप थ्रू द कोल्ड अनरेजोनेंट हाई स्कूल ऑडिटोरियम वाज ओडली ब्लैंक गिवन द एनर्जी प्लेयर्स सीम टू बी पुटिंग इनटू इट। ओडली जब भी हम किसी चीज के लिए कहते हैं ना, जो भी चीज आपने जीआरई के टीसी जब भी करने हैं ना, जब भी कोई चीज आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जा रही है, वो कॉन्ट्रास्ट शो कर रही है, वो इनवर्स रिलेशन शो कर रही होगी, डायरेक्ट रिलेशन कभी भी शो नहीं कर रही होगी। जैसे जब भी मैं बात करूं, ओडली ही परफॉर्म्ड वेरी वेल, इसका क्या मतलब है? कि उसने अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया। उसने अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट गया है। जैसे मैं कहूँ, फर्ज करें हम एक बंदा ले लेते हैं, उमर। उमर नॉर्मली बड़ा बुरा काम करता है, एक दिन उसने काम अच्छा कर दिया है, तो मैं कहूँगा ओडली उमर परफॉर्म्ड वेरी वेल। मतलब उसने मेरी एक्सपेक्टेशंस को डिफाई कर दिया है। ओडली ही परफॉर्म्ड वेरी वेल। जैसे हम कहते हैं ना, ओडली पाकिस्तानी टीम परफॉर्म्ड वेरी वेल, इसका मतलब ये है आमतौर पे वो बहुत बुरा ही परफॉर्म कर रही होती है, कभी कभी अच्छा परफॉर्म कर लेती है। ओडली इस चीज की सेंस देते हैं कि सेकंड भाई आमतौर पे चीज बहुत बुरी हो रही होती है। जी सर। सेकंड वाले में ना ये इनवाइटिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो ग्रामेटिकली वो फिट नहीं बैठता। नहीं, तो अब ईटीएस के, दो हैं। ये सर आपने जहन में रखना है कि ईटीएस की जो भी ऑप्शन है ना वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगर हमें लग रहा है ना ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, तो वो हमारी नॉलेज का मसला है। इनवाइटिंग ग्रामेटिकली यहाँ पे सेंस बना रहा होगा। ग्रामर ग्रामर की बेस के ऊपर आपने कभी किसी ऑप्शन को रिजेक्ट नहीं करना, क्योंकि ईटीएस की ग्रामर बहुत स्ट्रांग होगी, वो कभी ग्रामर की गलती नहीं करेगा। ओके ओके, दैट्स गुड पॉइंट। जी। तो हमारे पास जो मैं बात कर रहा था, ओडली, ओडली हमें उस चीज़ की सेंस देता है जो हमारे पास हमारी एक्सपेक्टेशन से टोटली 180 डिग्री पे जाती है। हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं और होता कुछ और है। जैसे पाकिस्तान, अगर इंडिया का मैच है, हमने एक्सपेक्टेशंस लगाई होती हैं कि पाकिस्तान हारेगा, लेकिन अगर गलती से जीत जाए तो हम कहेगा ओडली पाकिस्तान वन द मैच। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस के टोटली अगेंस्ट क्या है। इस सेंटेंस के अंदर भी ओडली इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन से टोटली ऑपोजिट हो रहा है काम। एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बड़ी एनर्जी लगा रहे हैं म्यूजिक को बजाने के अंदर। इसका ऑपोजिट क्या होगा? अगर हमारे प्लेयर्स बड़ी एनर्जी लगा रहे हैं म्यूजिक को बजाने के अंदर, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे पास भी वो म्यूजिक उसी एनर्जी के साथ पहुंचे। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या होगा? अब ये तो मीनिंग सर पता समझ होगा। नहीं आई। अच्छा, स- हमारे पास फर्ज करें, हमारे पास जो म्यूजिशियंस हैं वो बड़ी मेहनत से म्यूजिक बजा रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े जैसे आपने फर्ज करें, अगर किसी म्यूजिशियन को देखा हो जब वो गाना गा रहा हो तो वो अपनी पूरी जान लगा रहा होता है। अगर एक म्यूजिशियन अपनी पूरी जान लगा रहा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे पास आवाज कैसी आए? बड़ी, सर बहुत अच्छी। बहुत इंथुजियाज्म वाली आवाज है जिसके अंदर बड़ा पैशन है, जिसमें वो चीज डिलीवर कर रहा है, कि बड़ी हल्की सी आए जिसमें कुछ, मतलब जैसे मैं गाना गाना शुरू कर दूं जिसको गाना बिल्कुल नहीं आता, हम तो एक्सपेक्ट करेंगे ना उसमें उसकी आवाज में बड़ा इंथुजियाज्म होगा। मैडम अलीशा ने कहा क्लैंगरस, ऊंची आवाज। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर बात की है कि हमारे पास यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट होना है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास प्लेयर अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, और हमारे पास उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट से काम हो रहा है। आप क्लैंगरस का अपनी, मतलब अच्छी आवाज है। आप, सर लाउड नॉइस होता है। बट इसका आंसर टेपेड। टेपिड, इसका आंसर टेपिड है। हाँ टेपेड इसका। हाँ जी। कंफर्म्ड है ये। आई वाज नॉट श्योर द इसका मीनिंग नहीं पता था ग्लैमरस। टेपिड, टेपिड का मतलब मैडम काम नहीं होता, टेपिड का मतलब होता है लैकिंग एनर्जी। टेपिड का मतलब होता है लैकिंग एनर्जी, एंथुजियाज्म। और पहले ब्लैंक में सर क्या होगा? एक्चुअली मसला पता क्या, मीनिंग्स का प्रॉब्लम है ना। मैं मीनिंग्स बता देता हूँ। अच्छा, ये मैंने आप मैडम यहाँ पे टैपिड का वो लेके आया हूँ गूगल डिक्शनरी से। टैपिड का मतलब होता है शोइंग लिटिल लिटिल एंथुजियाज्म, अनएंथुजियास्टिक, हाफ हार्टेड, स्लाइटली वार्म। टैपिड मतलब होता है जिसके अंदर कोई, अगर हम स्लैंग में बात करें कि कोई इतनी जान नहीं लगा रहा। अच्छा सर, पहले का मतलब होता है एग्जैक्टेड, टोल का मतलब होगा
कि उसने देखिए काम दिखा मैं दिया अपना। अच्छा नहीं देखें, सपोज मुझे मीनिंग नहीं पता ना, सपोज डिस्कशन के लिए ना, तो अब ठीक है। मैंने गैस, मुझे सपोज मुझे या किसी का मीनिंग नहीं पता, ये ब्लैंक वन की बात, तो मैंने ठीक है। मैंने मैंने ना कुछ जो भी हमने पढ़ा लिखा है तो उसको मैंने कहा ये जो सी पार्ट है, सॉल्व डिलेमा। अब डिलेमा का मुझे मीनिंग का कुछ मीनिंग पता है, तो यहाँ पर ना चूंकि बात ऑपोजिट हुई है ना, पहले पार्ट में जो बात है उसके ऑपोजिट सेकंड में हुई है, तो पहले सेकंड पार्ट में तो वो डल हो गया काम ना, काम ढीला हो गया। इसका जी मतलब जी। पहले पहले वाले पार्ट में एनर्जेटिक काम था, तो डिलीमा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये नहीं है। बी में कह रहा है कि इनकरेज नर्वसनेस, तो इसमें नर्वसनेस भी उल्ट, ये भी नहीं है। अब मुझे ए पार्ट का मीनिंग नहीं पता, तो आप चूंकि बचा वही है तो मैं उसको टिक कर दूंगा, दो के मुझे सर इसका आप मीनिंग नहीं पता। सर आपने आंसर सही चूज किया, लेकिन लॉजिक आपकी और टोटली ऑपोजिट थी। अच्छा कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली हमारे इस सेंटेंस के अंदर ना दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन हमारे पास हो रहा है कि एक तरफ जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारा एटमॉस्फेयर है या जो हमारी सराउंडिंग्स हैं जिसके अंदर वो दे रहे हैं वो बड़ी बकवास हैं। जिस जगह पे वो बजा रहे हैं वो बड़ी फजूल है। प्लेयर्स बड़े आला परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी मेरे पास एविडेंस ये है। ये सेंटेंस की लाइन है, द ग्रुप्स परफॉर्मेंस वाज एलिगेंट एंड पॉलिश्ड, मतलब प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत आला थी। लेकिन मेरे पास सेकंड सेंटेंस के अंदर आ रहा है कि जो हमारा सराउंडिंग है वो बहुत बुरी है। तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। नहीं देखिए सेटिंग्स ना, के बारे में बात हो रही है तो ये कि जिस सेटिंग है, जगह। सेटिंग के जी अंदर वो जी। लोग आए ना, उन्होंने उन्होंने माहौल को उठाया है ना शुरू में, लेकिन जो उससे वो जो साउंड थी ना, वो उसका इम्पैक्ट जो था वो इतना पावरफुल नहीं था जो नहीं, आवाज यहाँ करी। चले हम ना हाँ, सेकंड सेंटेंस को रिफ्रेश करते हैं। अगर सारी मैं बात करूं तो सेकंड सेंटेंस का लबे लुबाब यही है ना, आवाज़ बहुत बकवास थी। सेकंड में हाँ, आवाज जो उसकी उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं था, एनर्जेटिक आवाज़ में कोई एनर्जी नहीं थी। एनर्जी नहीं थी। पहले में ये ना कि वो कह रहा है कि सेटिंग इन विच द कंसर्ट टुक प्लेस, आगे देखना हाँ, वो एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, देखें द ग्रुप परफॉर्मेंस। एक्सप्लेनेशन वो ग्रुप की परफॉर्मेंस की दे रहा है। बात हाँ यहाँ पर जिस जगह पर वो परफॉर्मेंस हो रही है उसकी वो कर रहा है। ये ब्लैंक उस चीज़ के बारे में बात कर रही है जहाँ पर हमारा कंसर्ट हुआ था। जी जी। मैं कहता हूँ कि हमारे में एक ड्रामा देखने गया हूँ, फर्ज करें कोई थिएटर के अंदर प्ले। उनकी जो एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जो वहाँ का थिएटर था वो बहुत, क्या होगा, बहुत फजूल था। बहुत फजूल था। मेरे पास प्लेयर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जो मेरा माहौल था वो बहुत फजूल था। और ये जो ब्लैंक बात कर रही है ये सेटिंग्स के बारे में बात कर रही है। तो सेटिंग, इसका मतलब है हमारी सेटिंग बहुत फजूल थी। तो यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड आना चाहिए जो हमारा उस सेंटेंस की मीनिंग को कन्वे करे। और एग्जैक्टेड टोल का मतलब यही होता है, अगर मैं आम जुबान में समझाने की कोशिश करूं, कि वो अपना काम दिखा गई। जैसे अगर आप लें कहना कि अगर आप एक पुरानी गाड़ी लें और उसके ऊपर ट्रिप पे कर चले जाएं और रास्ते में ख़राब हो जाए, तो आप दोस्त को फ़ोन करके कहेंगे यार मेरी गाड़ी ने काम दिखा दी है। तो इसका मतलब यही है ना कि उसने धोखा दे दी है या वो धोखा दे गई है। ओके ओके ठीक है। मैंने इसलिए शुरू में पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि जितनी मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा आज नेक्स्ट सेशन में वो सारी बहुत ट्रिकी हैं। उसको आपको सॉल्व करने के लिए बहुत बड़े ध्यान से पढ़नी पड़ेगी प्रॉब्लम्स। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ पे मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे तो हमें ग्रामर की भी पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे जो ये सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं, ये मुझे खुद इसकी जो सेंटेंस में पर्सनली बताऊँ तो मुझे इसकी समझ नहीं आई कि ये बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में कर रहे हैं या पास्ट में कर रहे हैं या प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो इसका, क्योंकि ये बहुत एडवांस है, तो किस तरह हम इसको पहचानेंगे? फिर सबसे पहला हल ये है कि हम अपने टीसी की जो जर्नी है उसको दोबारा शुरू करते हैं बेसिक्स से लेके, क्योंकि पहले सेशन के अंदर मेरा ख्याल है आप नहीं थे। हमने कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी, जी सपोर्ट सर, सर कॉन्ट्रास्ट, टाइम फर्स्ट वीक में नहीं कॉन्ट्रास्ट। थे। जी अच्छा मैं आप उसको अगर वो अगर अपना वो शेयर कर देना स्लैक के अंदर, तो मैं वो स, वो स्लैक में शेयर्ड है। अच्छा अगर दोबारा कर दें या वो मुझे पिन पॉइंट कर दें मैं इसको। पिंड है रिसोर्सेज के अंदर, पिंड है सारी चीज़ें। अब मैं क्या किस फिर नाम से है? मेरा ख्याल है रिसोर्सेज के नाम से ही होगी, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। हाँ आप सर, ग्रुप में एक शीट है, वहां पे क्लास रिकॉर्डिंग के नाम से है। वहां पे टॉपिक भी मेंशन है और साथ में जो फेसबुक की रिकॉर्डिंग का लिंक है वो भी मौजूद है।
और इसके अच्छा। अलावा एक जी जी मैडम। सर इसके अलावा एक स्केड्यूल भी बना हुआ है जिसमें वीक की प्रोग्रेस है, उसमें भी वो मेंशन। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग ना, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इन चीज़ों में डिफ़िकल्टी हो रही है। हम इन सारी स्ट्रेटजीज को दोबारा डिस्कस करें, क्योंकि आगे जाने का फ़ायदा नहीं जब तक हम पिछली चीज़ों को स्ट्रॉन्ग ना कर लें। हमारे पास ना इन चीज़ों को सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं। उनमें आ जाती है हमारे पास चीज़ों के अंदर सपोर्ट को डिटरमिन करना, कॉन्ट्रास्ट को डिटरमिन करना कि हमारे सेंटेंस की लॉजिक क्या कह रही है। उसके बाद हमारे पास कुछ और स्ट्रेटजीज होती हैं, जिस तरह हमारे पास होता है कि एक चीज़ पहले डिस्कस हो गई है, उसको हम दोबारा बात करें उसके ऊपर। तो हम इन चीज़ों को दोबारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन से। कंफ्यूज करने से बेहतर है कि हम बेसिक से लेकर दोबारा लेकर चलें। ठीक हो गया, दैट्स फाइन। और ये काइंडली वो उसका लिंक दोबारा शेयर किया, क्योंकि मुझे मैं दोनों। दोबारा सर, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी मीटिंग के थैंक बाद। यू, जी दिस इज वेरी वंडरफुल। जी जी। मजा आ रहा है आ, इसमें। हाँ जी। मैडम सहर, आपका क्वेश्चन था, फिर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, मैं कहा था आखिरी 10 मिनट में करेंगे, लेकिन हम प्रॉब्लम में बिजी हो गए थे। जी सर, मेरा क्वेश्चन यही था कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कितने आवर्स डेडिकेटेड हम लगाएं जीआरई की तैयारी के लिए, क्योंकि मेरा फेब में देने का इरादा है। और तब तक मैं क्या क्या चीजें फॉलो करूं? सबसे पहले तो आपका टारगेट स्कोर क्या है, एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाह रही हैं, क्वांट वर्बल, आपका मेन फोकस क्या है। तीसरा ये है आपके पास टाइम कितना है। टाइम तो मेरे ख्याल से 3-4 महीने हैं, तो टाइम को डिस्कस नहीं करते, बाकी दोनों चीज़ों के जल्दी जल्दी आंसर दे दें फिर। सर मेरा टारगेट है 315 से लेके 320 के दरमियान। ठीक है। और आपका क्वांट फोकस है कि वर्बल फोकस है? क्वांट कैसी है, वर्बल कैसी है? सर क्वांट मेरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मुझे मैथ्स में मसला होता है। और वर्बल भी मेरी कोई बहुत, क्योंकि सर वर्बल अच्छी होती नहीं है। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है वर्बल के अंदर, अगर आपने स्कोर अच्छा करना है तो वोकेबलरी मस्ट है। ग्रुप के अंदर जो रिसोर्सेज शेयर हुए हैं वोकेबलरी के, आप उनके वोकेबलरी याद से याद करना स्टार्ट कर दें। बेशक 15 लफ्ज़ करें दिन के याद, या 20 लफ्ज़ इस्तेमाल करें। आपने दिन के 15 या 20 लफ्ज़ आपने याद करने हैं और उनको रिटेन करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, वोकेबलरी अच्छी करें। उसके बाद फिर हम सेंटेंस की स्ट्रेटजीज के ऊपर आएंगे, जो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर फिर मैं आपको फर्दर रिसोर्सेज रेकमेंड कर दूंगा कि आप इन रिसोर्सेज को भी देख लें, ताकि आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो बॉस, वो जो आपके ख्याल में जो जी सर ठीक है। वोकेबलरी का जो जी अच्छा सर। सोर्स है, आप